मई 1998। राजस्थान का थार रेगिस्तान में रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा था, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव तैर रहा था। तपती रेत के बीच अंधेरे की आड़ में कुछ परछाइयां चुपके चुपके हिल रही थीं। ये लोग सैनिक वर्दी में थे, लेकिन उनकी चाल ढाल किसी फौजी जैसी नहीं थी। वो बेहद सावधानी से गहरे कुओं में कुछ रहस्यमयी उपकरण स्थापित कर रहे थे, मानो कोई जादू की चाल चल रहे हों। ऊपर आसमान में अमेरिकी सैटेलाइट्स की पैनी नजरें। दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां भारत की हर सांस पर निगाह रखी थीं। हर बार जब सैटेलाइट इस इलाके के ऊपर से गुजरता, ये लोग सांस रोककर छिप जाते। एक छोटी सी चूक और भारत का सबसे बड़ा सपना, एक ऐसा मिशन जो इतिहास बदल देगा, शुरू होने से पहले ही रेत में दफन हो जाता। ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था। इसके लिए भारत के सबसे काबिल वैज्ञानिकों को सैनिक की वर्दी पहनाई गई थी। उन्हें नकली नाम दिए गए ताकि उनकी असली पहचान दुनिया की नजरों से छुपी रहे। रात के अंधेरे में वो काम करते और सूरज निकलते ही गायब हो जाते, जैसे कभी थे ही नहीं। इस खुफिया मिशन का नेतृत्व कर रहे थे एक शख्स जिनकी आंखों में सपनों की चमक और चेहरे पर अटल संकल्प था। उनका उस समय कोड नेम था मेजर जनरल पृथ्वीराज। ये नाम सिर्फ एक कोड नेम नहीं था, ये था उस महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान का प्रतीक, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। इस नाम के जरिए भारत दुनिया को बता रहा था कि ये सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, बल्कि अपनी आजादी, अपने आत्मसम्मान की जंग है, जो अब तलवारों से नहीं, विज्ञान की ताकत से लड़ी जा रही थी। लेकिन सवाल ये है, ये मेजर जनरल पृथ्वीराज आखिर थे कौन? कैसे तमिलनाडु के एक दूर दराज द्वीप पर एक गरीब नाविक के घर जन्मा एक लड़का उस मुकाम तक पहुंचा जहां वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को ललकारने वाले मिशन का सेनापति बना? दोस्तों, ये कहानी है उस शख्स की जिसके सपनों में पंख थे और इरादों में आग, जिसने गरीबी की रेत में भी आसमान छूने का हौसला रखा। ये कहानी है भारत के 11वें महान राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये गाथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो बात है साल 1930 का दशक की तमिलनाडु का रामेश्वरम, एक छोटा सा द्वीप जहां समुद्र की लहरें और आस्था की पुकार एक साथ गूंजती थी। रामनाथ स्वामी मंदिर की घंटियों की आवाज पास की मस्जिद से उठती अजान में घुल मिल जाती थी। इस गंगा जमुनी तहजीब की गोद में 15 अक्टूबर 1931 को एक तमिल मुस्लिम परिवार में एक नन्हा सा बच्चा जन्मा, जिसका नाम रखा गया अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। कलाम का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। जैनुलाब्दीन कलाम के पिता एक नाविक थे। उनकी एक छोटी सी नाव थी जिसे वो मछुआरों को किराए पर देते। पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनके पास था अनुशासन और आध्यात्मिकता का खजाना। वे स्थानीय मस्जिद के इमाम भी थे, जिसके कारण उनकी बातों में एक गहरी आध्यात्मिकता झलकती थी। उनकी बातें ऐसी थीं जैसे कोई जटिल सिद्धांत को सरल शब्दों में समझा रहा हो। कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा, पिताजी मुझे आध्यात्मिक बातें ऐसे समझाते जैसे कोई वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्य खोल रहा हो। यहीं से अनजाने में कलाम के मन में विज्ञान और अध्यात्म की जड़ें एक साथ जमने लगीं। उनका घर एक संयुक्त परिवार था, जहां कई सदस्य एक साथ रहते थे। आशियम्मा, उनकी माँ, एक ऐसी महिला थीं जिनके दिल में दया का समंदर था। उनके घर में खाने वालों की तादाद परिवार से कहीं ज्यादा होती थी। गरीबी थी, लेकिन मेहमान नवाजी ऐसी कि कोई भूखा नहीं लौटता। खाना बांटने से बढ़ता है। आशियम्मा की ये बात कलाम के दिल में बस गई। यही सादगी, यही करुणा उनके जीवन की नींव बनी। लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि नन्हा कलाम भी चुपके से नहीं बैठ सकता था। वो सुबह 4 बजे नींद से जागता, गणित की ट्यूशन पढ़ता, फिर रामेश्वरम रोड रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ता। वहां से अखबारों का भारी बंडल उठाता और गलियों में साइकिल पर बांटने निकल पड़ता, पसीने से तरबतर, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान। ये मेहनत थी जिसने अब्दुल कलाम को आत्मनिर्भरता का पहला पाठ पढ़ाया। काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूरे दिल से करो। ये सबक उनकी रगों में बस गया। कलाम की जिंदगी को आकार देने में उनके शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ था, खासकर शिवा सुब्रह्मण्य अय्यर, जो कलाम को सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि भविष्य का सितारा मानते थे। एक दिन उन्होंने कलाम को अपने घर भोजन पर बुलाया। उस द्वार में सामाजिक भेदभाव की दीवारें ऊंची थीं। अय्यर की पत्नी ने एक मुस्लिम लड़के को अपनी पवित्र रसोई में खिलाने से मना कर दिया। यह देख अय्यर थोड़े गुस्से हो गए। कलाम मेरा शिष्य है, मेरा सम्मान, उन्होंने कहा। फिर खुद अपने हाथों से कलाम को खाना परोसा और उनके साथ बैठकर खाया। अगले हफ्ते जब कलाम दोबारा उनके घर गए तो अय्यर की पत्नी ने खुद रसोई में उन्हें बिठाया और खाना खिलाया। उस पल कलाम ने सीखा, अगर तुम्हारा इरादा पक्का हो तो तुम समाज की दीवारों को ढा सकते हो। ये घटना उनके दिल में हमेशा के लिए बस गई। लेकिन एक सपना था जो कलाम को सबसे ज्यादा खींचता था, आसमान का सपना। वे घंटों समुद्र किनारे बैठकर पक्षियों को उड़ते देखते, एक दिन मैं भी इनके जैसे उड़ूंगा, वो सोचते।
ये सिर्फ एक बच्चे का कौतूहल नहीं था, यह एक जुनून था, एक ऐसा सपना जिसने उनके जीवन की दिशा तय कर दी। फिजिक्स और मैथ्स उनके पसंदीदा विषय बन गए क्योंकि वे जानते थे कि यही विषय उन्हें उड़ान के रहस्य को समझने में मदद करेंगे। रामेश्वरम की रेत पर खड़े उस लड़के ने तय कर लिया था कि उसकी मंजिल जमीन नहीं बल्कि अनंत आसमान है। फिर 1950 में रामेश्वरम की रेत पर पक्षियों को उड़ते देखने वाला वो नन्हा लड़का अब बड़ा हो चुका था। अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का सपना उन्हें समुद्र के किनारे से खींचकर आसमान की ओर ले जा रहा था। सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची में फिजिक्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी नजर थी देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT पर। लेकिन सपनों का रास्ता आसान कहाँ होता है। MIT में दाखिल लेने की फीस इतनी थी कि कलाम का गरीब परिवार उसे वहन नहीं कर सकता था। लेकिन तभी उनकी बड़ी बहन जोहरा ने एक ऐसा कदम उठाया जो कलाम के दिल में हमेशा के लिए बस गया। उन्होंने अपनी सोने की चूड़ियां और हार गिरवी रख दी। भाई तुम पढ़ो, तुम्हारा सपना मेरा सपना है। उनकी आवाज में प्यार और त्याग की गहराई थी। उस बलिदान ने कलाम के कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी डाल दी। मैं अपनी बहन का ये कर्ज चुकाऊंगा, उन्होंने ठान लिया और MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। ये वो विषय था जो उन्हें सीधे उनके बचपन के सपने फाइटर पायलट बनने के करीब ले जा सकता था। MIT में कलाम की प्रतिभा चमक उठी। उनकी मेहनत, उनका जुनून सबको हैरान कर देता था। लेकिन एक दिन एक प्रोजेक्ट ने उनकी जिंदगी को एक नया इम्तिहान दिया। उनके प्रोफेसर ने उनके डिजाइन को अधूरा बता दिया। 3 दिन में इसे पूरा करो वरना तुम्हारी स्कॉलरशिप खत्म। प्रोफेसर की आवाज सख्त थी। उस रात को कलाम ने न खाना खाया न सोया। 92 घंटे तक वो अपनी ड्राइंग बोर्ड के सामने डटे रहे। उनकी उंगलियां थक गईं, आंखें लाल हो गईं, लेकिन हौसला, वो 1 इंच भी नहीं डगमगाया। जब तीसरे दिन उन्होंने अपना डिजाइन प्रोफेसर को दिखाया तो वो दंग रह गए। उनकी आंखों में आंसू थे। कलाम, मैं जानता था कि तुम ये कर सकते हो, कहते हुए उन्होंने कलाम को गले लगा लिया। उस पल कलाम को एहसास हुआ, मेहनत और लगन से कोई भी मंजिल असंभव नहीं। 1958 में MIT से इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद वो पलाया जिसका कलाम को बेसब्री से इंतजार था। 2 इंटरव्यू के बुलावे आए। एक था दिल्ली से, रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय से, और दूसरा भारतीय वायुसेना देहरादून से। कलाम का दिल देहरादून के लिए धड़क रहा था। फाइटर पायलट बनना, वो सपना जो रामेश्वरम के समुद्र तट पर पक्षियों को देखकर जन्मा था। इंटरव्यू का दिन आया। 25 उम्मीदवार थे और सिर्फ 8 की जरूरत थी। कलाम ने अपना सब कुछ झोंक दिया। उनके जवाबों में आत्मविश्वास था, उनके सपनों में आग। लेकिन जब परिणाम आए तो मानो आसमान ही टूट पड़ा। एक एक करके 8 नाम पुकारे गए। 7वां, 8वां और फिर खामोशी। कलाम का नाम नहीं था। मेरिट लिस्ट में वो 9वें स्थान पर थे। सिर्फ 1 कदम की दूरी और उनका बचपन का सपना चकनाचूर हो गया। वह पूरी तरह टूट चुके थे। अपनी किताब मेरी यात्रा सपनों को कार्रवाई में बदलना में वे लिखते हैं कि उस वक्त उन्हें लगा जैसे वे एक गहरी खाई के किनारे खड़े हैं और पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। हताश और टूटा हुआ मन लिए कलाम ऋषिकेश पहुंचे। गंगा का किनारा, वो शांत आश्रम जहां स्वामी शिवानंद रहते थे। कलाम की आंखों में सपनों के टूटने का दर्द था। स्वामी जी ने उस युवक को देखा और कहे, कलाम, ये तुम्हारी नियति नहीं थी। इस असफलता को गले लगाओ। तुम्हारा जन्म किसी और बड़े मकसद के लिए हुआ है। उन शब्दों ने कलाम के दिल पर मरहम लगाया। मानो गंगा की लहरों ने उनकी निराशा को धो दिया। शायद आसमान ने मेरे लिए कोई और रास्ता चुना है, उन्होंने सोचा। उस पल उन्होंने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेंगे। वो दिल्ली गए और रक्षा मंत्रालय की नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये थी उस यात्रा की शुरुआत जो उन्हें रामेश्वरम के समुद्र तट से पोखरण के रेगिस्तान तक ले जाएगी। ये थी उस कहानी की शुरुआत जिसने भारत को एक नई ताकत दी। रक्षा मंत्रालय में कुछ समय काम करने के बाद साल 1969 में कलाम को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में भेज दिया। उस समय भारत का अंतरिक्ष सपना अभी अपने शुरुआती कदम उठा रहा था। केरल के थुम्बा में जहां वैज्ञानिक साइकिलों पर रॉकेट के पुर्जे ढोया करते थे, वहां एक नया सूरज उग रहा था। अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जो कभी रामेश्वरम की गलियों में अखबार बांटा करते थे, अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक अहम हिस्से थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लक्ष्य था 40 किलो के रोहिणी नामक सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना अगले 10 साल तक। कलाम और उनकी हजारों वैज्ञानिकों इंजीनियरों की टीम ने दिन रात एक कर दिए। थुम्बा और श्रीहरिकोटा के लॉन्च सेंटर्स में रातें जागकर, पसीना बहाकर और असंभव को संभव बनाने की जिद में डूबे रहे। ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, ये था भारत का गर्व, भारत का भविष्य। कलाम की अगुवाई में ये प्रोजेक्ट एक राष्ट्रीय जुनून बन गया।
हम आसमान छुएंगे। उनकी आवाज में वो आग थी जो पूरी टीम को एकजुट रखती थी। आखिरकार वो दिन आया। 10 अगस्त 1979 को श्रीहरिकोटा का लॉन्च पैड पर SLV-3 आसमान की ओर तना खड़ा था। पूरा देश सांसें थामे इस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा था। कंट्रोल रूम में सन्नाटा था, लेकिन तनाव हवा में तैर रहा था। काउंटडाउन शुरू हुआ। T-4 मिनट, T-1 मिनट। हर दिल की धड़कन तेज थी। लेकिन लॉन्च से ठीक पहले कंप्यूटर ने लाल बत्ती जला दी। सिस्टम में गड़बड़ी थी। मिशन डायरेक्टर के तौर पर अंतिम फैसला कलाम को लेना था। उनके विशेषज्ञों ने उन्हें सलाह दी कि कैलकुलेशन सही है और वे लॉन्च के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कलाम ने अपने विशेषज्ञों पर भरोसा किया और कंप्यूटर को बायपास करके मैन्युअल रूप से लॉन्च का बटन दबा दिया। SLV-3 ने आसमान को चीरा। कंट्रोल रूम में तालियां गूंजी, लेकिन वो खुशी पल भर की थी। दूसरे चरण में रॉकेट लड़खड़ाया। वो नियंत्रण खो बैठा और 317 सेकंड बाद बंगाल की खाड़ी की गहराइयों में समा गया। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। 10 साल की मेहनत, हजारों लोगों का खून पसीना और देश की उम्मीदें सब समुद्र में डूब गए। कलाम स्तब्ध खड़े थे। उनकी आंखें जमीन पर थीं। फैसला मेरा था। उनके दिमाग में यही बात गूंज रही थी। वो इतने टूट चुके थे कि किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। अब बारी थी दुनिया का सामना करने की। मीडिया इंतजार कर रहा था। कलाम का दिल भारी था। तभी इसरो के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन उनके पास आए। उन्होंने कलाम का कंधा थपथपाया और कहा, चलो मेरे साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धवन माइक के सामने खड़े हुए। कलाम चुपचाप पीछे थे। धवन ने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, दोस्तों, आज हम असफल हुए। इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मुझे अपनी टीम पर गर्व है। उनकी मेहनत बेमिसाल है। मैं वादा करता हूँ, अगले साल हम जरूर कामयाब होंगे। ये नेतृत्व का एक ऐसा पाठ था जो किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता। प्रोफेसर धवन ने असफलता का सारा बोझ खुद उठा लिया और अपनी टीम को आलोचनाओं की बौछार से बचा लिया। इस एक कदम ने पूरी टीम में नई जान फूंक दी। कलाम और उनकी टीम दोगुनी ऊर्जा के साथ फिर से काम में जुट गए। धवन के शब्दों ने कलाम में नई आग जगा दी। पूरी टीम दोगुनी ताकत से जुट गई और ठीक 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा का वही लॉन्च पैड पर SLV-3 फिर से तैयार था। इस बार रॉकेट ने आसमान को चूम लिया। रोहिणी सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी। कंट्रोल रूम में खुशी का ठिकाना नहीं था। तालियां, आंसू और गर्व सब एक साथ उमड़ पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धवन ने माइक अब्दुल कलाम की ओर बढ़ाया। आज का श्रेय मेरी टीम को जाता है, उन्होंने कहा। कलाम, तुम बोलो। कलाम ने बाद में कई बार इस घटना का जिक्र करते हुए कहा, मैंने उस दिन नेतृत्व का सबसे बड़ा सबक सीखा। जब असफलता आती है तो एक सच्चा लीडर उसकी जिम्मेदारी लेता है और जब सफलता मिलती है तो वह उसका श्रेय अपनी टीम को देता है। यह सिर्फ एक सबक नहीं था, यह एक विरासत थी जो धवन ने कलाम को सौंपी थी। यही दर्शन कलाम के अपने नेतृत्व की पहचान बनने वाला था। SLV-3 की सफलता ने कलाम को देश का हीरो बना दिया था, लेकिन उनका दिल एक नए सपने के लिए धड़क रहा था। एक ऐसा भारत जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर न हो। उन्होंने 1982 में इसरो छोड़कर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में फिर से आ गए। उस समय भारत मिसाइल तकनीक के लिए विदेशी मुल्कों की गुलामी करता था। पश्चिमी देशों ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम जैसे प्रतिबंधों से भारत को जरूरी तकनीक देने से इनकार कर दिया था। ये तकनीकी घेराबंदी भारत के लिए चुनौती थी, लेकिन यही वो आग थी जो अब्दुल कलाम के मन में आत्मनिर्भरता की चिंगारी बनकर सुलगी। कलाम ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने एक महत्वाकांक्षी योजना रखी जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। यह उनकी सोच की उपज थी। इसका मकसद था मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। और 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को अपनी मंजूरी दे दी। IGMDP के तहत एक साथ 5 तरह की मिसाइलों को विकसित करने का काम शुरू हुआ। इन 5 मिसाइलों को भारत के 5 दिव्यास्त्र कहा गया, जिन्हें याद रखने के लिए पटना एक्रोनिम का इस्तेमाल किया जाता। जहां P का मतलब था पृथ्वी, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जो कम दूरी के सामरिक युद्ध क्षेत्रों के लिए था। जहां A का मतलब था अग्नि, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जो मध्यम से लंबी दूरी के लिए भारत की परमाणु ढाल बनाने का योजना था। जहां T का मतलब था त्रिशूल, सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल। जहां N का मतलब था नाग, टैंक रोधी, दागो और भूल जाओ, मिसाइल जो दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाया जाने वाला था। और अंतिम A का मतलब था आकाश, सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल। यह काम आसान नहीं था। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण भारत को रिंग लेजर, जायरोस्कोप, कंपोजिट रॉकेट मोटर्स और माइक्रो नेविगेशन सिस्टम जैसी जटिल तकनीकें
खुद विकसित करनी पड़ी। ये सिर्फ एक रक्षा परियोजना नहीं थी, ये भारत की तकनीकी स्वतंत्रता की घोषणा थी। कलाम इस कार्यक्रम के सिर्फ निदेशक नहीं थे, वे इस तकनीकी संप्रभुता के वास्तुकार थे। वे अपनी टीम को सिर्फ वैज्ञानिक लक्ष्य नहीं देते थे, बल्कि उन्हें एक राष्ट्रीय मिशन के लिए प्रेरित करते थे। सालों की मेहनत, रातों की जागरण और अनगिनत चुनौतियों के बाद वो दिन आया 22 मई 1989 का। ओडिशा के तट पर अग्नि मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार थी। कंट्रोल रूम में सन्नाटा था, लेकिन हर दिल में एक ही प्रार्थना कि इस बार कामयाबी मिले। जैसे ही रॉकेट ने आसमान को चीरा, धरती कांप उठी। अग्नि की लपटें मानो भारत के आत्मविश्वास की लौ थीं। ये सिर्फ एक मिसाइल का लॉन्च नहीं था, ये थी भारत की हुंकार जो दुनिया के कानों तक पहुंची। अग्नि ने साबित कर दिया कि भारत अब वो शक्ति है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस कार्यक्रम की सफलता ने डॉक्टर कलाम को एक नई पहचान दी। देश उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानने लगा। यह उस लड़के के लिए एक अविश्वसनीय यात्रा थी जो कभी फाइटर पायलट बनने का सपना देखता था। नियति ने उसे विमान उड़ाने का मौका तो नहीं दिया, लेकिन उसके हाथों में पूरे देश की सुरक्षा की कमान सौंप दी। फिर साल 2002 में डॉक्टर कलाम के जीवन में एक और अप्रत्याशित मोड़ आया। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ये पहली बार था जब कोई वैज्ञानिक इस पद पर पहुंचा था। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी राजनीति में नहीं रहा, वह अब देश का प्रथम नागरिक था। लेकिन डॉक्टर कलाम के लिए यह पद सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि सेवा का सबसे बड़ा अवसर था। वे राष्ट्रपति भवन तो गए, लेकिन अपने साथ अपनी सादगी और विनम्रता भी ले गए। जल्द ही देश उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहने लगा। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए खोल दिए। वे मानते थे कि भारत का भविष्य इन्हीं युवाओं के हाथों में है, और अपने कार्यकाल के दौरान वे देश भर के 8 लाख से ज्यादा छात्रों से मिले। उनकी सादगी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। एक बार IIT BHU के दीक्षांत समारोह में उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। मंच पर उनके लिए बाकी प्रोफेसरों से बड़ी एक कुर्सी रखी गई थी। उन्होंने उस पर बैठने से साफ इनकार कर दिया और एक साधारण कुर्सी मंगवाकर उस पर बैठे। उनका मानना था कि एक शिक्षक का दर्जा सबसे ऊपर होता है, और वे खुद को हमेशा एक शिक्षक ही मानते थे। एक और मशहूर किस्सा उनके परिवार से जुड़ा है। साल 2006 में उन्होंने अपने पूरे परिवार को दिल्ली राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए बुलाया। उनके करीब 52 रिश्तेदार 8 दिनों तक वहां रहे। जब उनके जाने का समय आया तो डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति भवन में उनके रहने, खाने और घूमने का पूरा खर्च, जो करीब 3.5 लाख रुपए था, अपनी व्यक्तिगत बचत और तनख्वाह से चुकाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन देश की संपत्ति है और वे अपने निजी मेहमानों का बोझ देश पर नहीं डाल सकते। हर साल राष्ट्रपति भवन में एक भव्य इफ्तार पार्टी हुआ करती थी। जब यह फाइल कलाम के पास आई तो उन्होंने पूछा कि इस पर कितना खर्च होता है। उन्हें बताया गया करीब 2.5 लाख रुपए। उन्होंने उस पार्टी को रद्द करने का आदेश दिया और कहा कि यह पैसा अनाथालयों में भोजन और कपड़ों के लिए दान कर दिया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी जेब से 1 लाख रुपए और मिलाकर कुल 3.5 लाख रुपए 28 अनाथालयों में बंटवा दिए। डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति पद की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने सत्ता के तामझाम को खत्म कर उसे सीधे जनता से जोड़ दिया। वे गीता और कुरान दोनों का अध्ययन करते थे और उनकी नजर में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत की सेवा था। उन्होंने यह साबित कर दिया कि असली ताकत पद की भव्यता में नहीं, बल्कि पद पर बैठे व्यक्ति के चरित्र की शुचिता में होती है। वे एक ऐसे राजर्षि थे, एक राजा जिसकी आत्मा एक संत की थी। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद भी डॉक्टर कलाम रुके नहीं। वे फिर से अपनी पहली मोहब्बत शिक्षण की दुनिया में लौट आए। वे देश विदेश के विश्वविद्यालयों में जाकर छात्रों से बात करते, उन्हें प्रेरित करते। फिर 27 जुलाई 2015 का दिन भी एक ऐसा ही साधारण दिन था। उन्हें भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलांग में एक लेक्चर देने जाना था। गुवाहाटी से शिलांग तक का रास्ता कार से तय होना था। उनके सहयोगी सृजन पाल सिंह, जो उस यात्रा में उनके साथ थे, बाद में लिखते हैं कि उस दिन डॉक्टर कलाम बहुत बेचैन थे। पंजाब के गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले की खबर ने उन्हें गहरे तक झकझोर दिया था। उनके लेक्चर का विषय था पृथ्वी को रहने योग्य बनाना। उन्होंने सृजन से कहा, ऐसा लगता है कि इंसान द्वारा बनाई गई हिंसा और प्रदूषण इस धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी यात्रा के दौरान उनकी नजर अपनी कार के आगे चल रही सुरक्षा जीप पर पड़ी, जिसमें एक जवान घंटों से खड़ा होकर अपनी ड्यूटी कर रहा था। डॉक्टर कलाम को यह देखकर बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने अपने सहयोगी से कहा कि वह वायरलेस पर संदेश भेजकर उस जवान को बैठने के लिए कहे। जब जवान प्रोटोकॉल के कारण नहीं बैठा तो कलाम बेचैन होते रहे। IIM शिलांग पहुंचते ही वे सबसे पहले उस जवान से मिले, उससे हाथ मिलाया और कहा, शुक्रिया, मेरी वजह से आपको इतनी देर खड़ा रहना पड़ा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वह जवान बस इतना ही कह पाया,
सर, आपके लिए तो 6 घंटे भी खड़े रहेंगे। यह उनकी विनम्रता का एक और उदाहरण था जो उनके जीवन का अभिन्न अंग थी। लेक्चर हॉल खचाखच भरा हुआ था। छात्र तालियों से उनका स्वागत कर रहे थे। डॉक्टर कलाम मंच पर पहुंचे। उन्होंने अपने सहयोगी सृजनपाल की तरफ देखकर मजाक में कहा, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल? ये उनके आखिरी शब्द थे। उन्होंने अपना लेक्चर शुरू ही किया था कि अचानक वे मंच पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत पास के बेथानी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। शाम 7:45 पर दिल का दौरा पड़ने से भारत के मिसाइल मैन ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके जीवन और मृत्यु में एक अद्भुत सामंजस्य था। उनकी जीवन यात्रा रामेश्वरम के तट पर ज्ञान की खोज से शुरू हुई थी और इसका अंत भी अगली पीढ़ी को ज्ञान देते हुए ही हुआ। यह एक दुखद अंत नहीं था, यह एक ऐसे जीवन का उत्तम समापन था जो सपनों को प्रज्वलित करने के लिए ही समर्पित था। वे सचमुच अपनी अंतिम सांस तक एक शिक्षक थे। तो दोस्तों, ये थी अबुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम की अमर गाथा। रामेश्वरम की रेत से शुरू हुआ वो सफर जो पोखरण के रेगिस्तान में दुनिया को हिलाकर राष्ट्रपति भवन के गलियारों से होता हुआ शिलांग के मंच तक पहुंचा। एक नन्हा लड़का जो अखबार बांटता था, एक छात्र जिसने अपनी बहन के गहनों की कीमत पर सपने बुने, एक वैज्ञानिक जो SLV-3 की नाकामी से टूटा लेकिन प्रोफेसर सतीश धवन के सहारे फिर उठ खड़ा हुआ, और फिर मेजर जनरल पृथ्वीराज बनकर उसने पोखरण में भारत की ताकत का परचम लहराया। वो अब्दुल कलाम थे जो बच्चों के बीच सबसे ज्यादा खुश रहते थे, जिन्हें कोई मिसाइल मैन कहता था तो कोई राष्ट्रपति। लेकिन सच तो ये है, वो एक ऐसी अग्नि थे जिसकी लौ आज भी करोड़ों दिलों में सपनों को रोशन करती है। उनकी बनाई मिसाइलें हमारी सरहदों की हिफाजत करती हैं और उनके शब्द वो आज भी हर हिंदुस्तानी के सीने में साहस की चिंगारी जलाते हैं। लेकिन आज जब हम उनकी गाथा सुनते हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या हम उनके दिखाए रास्ते पर चल पाएंगे? क्या हम उनके सपनों को और आगे ले जा पाएंगे? वो कहते थे, सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको सोने ही ना दें। तो आइए अब्दुल कलाम की उस लौ को अपने दिल में जिंदा रखें, उनके सपनों को अपने सपनों से जोड़ें। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे उन तक पहुंचाएं जो सपने देखते हैं लेकिन हौसला खो चुके हैं, क्योंकि अब्दुल कलाम का जीवन हमें यही सिखाता है, सपने देखो, मेहनत करो और असफलताओं से डरने की बजाय उन्हें गले लगाओ। जय हिंद।